चुनाव के दिन वोटिंग बूथ के अंदर का जो माहौल होता है ना, वो एक अलग ही तरह का होता है। बिल्कुल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने खड़े होकर बटन दबाने से ठीक पहले जो वो चंद सेकंड्स मिलते हैं हमें, असल में वही कुछ सेकंड्स हमारे आने वाले पूरे 5 साल तय करते हैं। सही बात है। लेकिन आज मैं उस बेसिक फ्रस्ट्रेशन पर बात करना चाहता हूं जो ग्राउंड लेवल पर हम सब फील करते हैं। हर चुनाव में वही झूठे वादे, वही इमोशनल मैनिपुलेशन और वही पुराने मुद्दे देखने को मिलते हैं, और बदलता कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है जैसे ग्राउंड रियलिटी वही की वही रुकी है, बस होर्डिंग्स पर नेताओं के चेहरे बदल जाते हैं। इसीलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा लक्ष्य किसी भावना, कास्ट, धर्म या किसी पार्टी लॉयल्टी पर बहस करना बिल्कुल नहीं है। असल में कैसे होना चाहिए। हमारी आज की ये पूरी चर्चा द स्मार्ट वोटर फॉर्मूला और द अल्टीमेट वोटर स्कोर कार्ड जैसे सोर्सेस पर आधारित है, जहां से एक बहुत ही सॉलिड 12 पॉइंट कैंडिडेट स्कोर कार्ड निकल कर आता है। और इस विश्लेषण में शामिल होने का मेरा मकसद भी यही है कि उस आम वोटर के फ्रस्ट्रेशन को एक कॉन्क्रीट नतीजे में बदला जा सके। देखिए, अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो डेमोक्रेसी में वोटिंग कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ। ये एक पूरे फीडबैक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहां पास्ट परफॉर्मेंस का ऑडिट होता है और फ्यूचर की ट्रिजेक्ट्री तय की जाती है। आज हम उस अल्टीमेट डिसीजन सिस्टम को ओपन अप करेंगे जो किसी भी इमोशनल नैरेटिव से ऊपर उठकर सिर्फ तथ्यों पर आधारित है। मेरी कोशिश ये है कि हम इस पूरी प्रक्रिया में वोटर को एक पैसिव स्पेक्टेटर की जगह एक एक्टिव डिसाइडर की भूमिका में ला सकें। तो इस नए नजरिए को एस्टैब्लिश करने के लिए सोर्सेज में सबसे पहले सीईओ माइंडसेट की बात की गई है। अब मुझे ये समझना है कि एक आम चुनाव में जहां लोग नुक्कड़ पर चाय पीते हुए पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, वहां अचानक से इस कॉर्पोरेट सीईओ माइंडसेट की क्या जरूरत पड़ गई। ये इस पूरे 12 पॉइंट इवैल्यूएशन की नींव कैसे है? ये नींव इसलिए है क्योंकि हमारा माइंडसेट ही हमारी एक्सपेक्टेशंस तय करता है। सीईओ माइंडसेट का सिंपल सा अर्थ ये है कि नेता कोई भगवान, मसीहा या कोई राजा नहीं है, वो जनता का एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई है? हाँ, एक पब्लिक सर्वेंट जिसे टैक्स के पैसे से सैलरी, अलाउंसेस और सुविधाएं मिलती हैं। अब जरा सोचिए, जब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी किसी नए सीईओ को हायर करती है तो क्या वो उसके प्रॉमिसेस पर ब्लाइंडली विश्वास कर लेती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका पास्ट डेटा ट्रैक करते हैं और उसके फ्यूचर विजन की फीजिबिलिटी चेक करते हैं। ब्लाइंड सपोर्ट की जगह प्योरली एविडेंस बेस्ड हायरिंग होती है। ठीक वैसे ही एक एमपी या एमएलए का चुनाव होना चाहिए। ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। ग्राउंड पर आते आते हम लोग इमोशंस में क्यों बह जाते हैं? हम क्यों एक नेता का जॉब डिस्क्रिप्शन भूलकर उसके पीछे झंडे लेकर घूमने लगते हैं? ऐसा क्या होता है सिस्टम में जो हमें सीईओ माइंडसेट को होल्ड नहीं कर पाते? क्योंकि लगातार सालों से पॉलिटिकल सिस्टम ने साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को मास्टर कर लिया है। मुद्दों को डेलिबरेटली आइडेंटिटी, रीजन या सर्वाइवल फियर से जोड़ दिया जाता है। अच्छा। जब आप किसी को डराते हैं या उसके आइडेंटिटी पर हमला होने का नैरेटिव बनाते हैं तो उसका जो लॉजिकल ब्रेन है वो स्विच ऑफ हो जाता है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टेक ओवर कर लेता है। इमोशन हमेशा लॉजिक पर भारी पड़ता है अगर डेटा सामने ना हो। इसी मैनिपुलेशन को काउंटर करने के लिए ये 12 पॉइंट स्कोर कार्ड डिजाइन किया गया है। राइट। ये स्कोर कार्ड एक फिल्टर है जो उस एम्प्लॉय के जॉब डिस्क्रिप्शन को क्वांटिफाइबल बनाता है। इसके जरिए इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव होता है और वोटर्स उस मैनिपुलेशन से बच जाते हैं। चलिए, तो इस थ्योरी को एक एक्चुअल टेस्ट ड्राइव पर ले चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक काल्पनिक कैंडिडेट है। हम आज इस डीप डाइव में इस हाइपोथेटिकल कैंडिडेट को इस 12 पॉइंट फ्रेमवर्क पर टेस्ट करेंगे। हर पॉइंट 10 मार्क्स का है, तो टोटल 120 मार्क्स का स्केल होना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम में फाइनल स्कोर 100 में से निकलता है, कुछ वेटेड एवरेजेस के साथ। तो शुरुआत में ही 2 ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं, इंटेग्रिटी और एसेट ग्रोथ। पॉइंट नंबर 1 है द इंटेग्रिटी कोशेंट, यानी IQO 1। इस फ्रेमवर्क में क्रिमिनल बैकग्राउंड को किस तरह देखा गया है? IQO बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट रूल है। सोर्सेज इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसका सीधा नियम है कि नेता पर मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन या किडनैपिंग जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस 0 होने चाहिए। 0? एकदम 0। इसमें हाँ, लेकिन उसने एरिया में काम बहुत किया है।
जैसा कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। एक लॉ ब्रेकर भला लॉ मेकर कैसे बन सकता है? अगर किसी कैंडिडेट पर ऐसे सीरियस चार्जेस हैं तो वो सिस्टम के लिए एक फंडामेंटल थ्रेट है। लीगल रिकॉर्ड साफ होना गवर्नेंस की बेसिक हाइजीन है। अगर सीरियस क्रिमिनल केस है तो कैंडिडेट पहले ही स्टेप पर डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए, बाकी पॉइंट्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो क्राइम रेट पर 0 टॉलरेंस। लेकिन अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, द वेल्थ टू वर्क रेशियो, जिसे एसेट ग्रोथ ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। यहां मेरे पास एक बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है। मान लीजिए हमारा जो हाइपोथेटिकल कैंडिडेट है उसका रिकॉर्ड एकदम साफ है, कोई क्रिमिनल केस नहीं। ठीक है। लेकिन पिछले 5 साल में उसकी पर्सनल संपत्ति, उसके जो एसेट्स हैं, वो 200% बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का ग्राउंड डेवलपमेंट डेटा चेक करें तो वहां की ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट शायद 2% भी नहीं हुई है। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्या दर्शाता है? ये रेशियो दरअसल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा और सबसे लाउड रेड फ्लैग है। अगर एरिया का विकास 2% नहीं हुआ और नेता की वेल्थ 200% बढ़ गई तो वो पब्लिकली एक फेल्ड एम्प्लॉय है। फेल्ड एम्प्लॉय? हाँ, अचानक बिना किसी सॉलिड बिजनेस या लीगल इनकम सोर्स के आई ऐसी ह्यूज वेल्थ हमेशा पब्लिक फंड्स की चोरी का नतीजा होती है। एक सही नेता की वेल्थ ग्रोथ उसके डिक्लेयर्ड लीगल इनकम और सैलरी से मैप होनी चाहिए। इसलिए फ्रेमवर्क में सिर्फ इंटेग्रिटी नहीं बल्कि वेल्थ ग्रोथ को ग्राउंड डेवलपमेंट के साथ रेशियो में रखा गया है। दोनों को लिंक किया गया है। बिल्कुल। सडन अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ क्लियरली दर्शाती है कि पब्लिक फंड्स उनके पर्सनल अकाउंट्स में डाइवर्ट हो रहे हैं। द इंटेग्रिटी कोशेंट और एसेट ग्रोथ ट्रांसपेरेंसी दोनों मिलकर एक ट्रू पिक्चर देते हैं। या मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी फिलोसॉफिकल डिबेट है जो आमतौर पर दोस्तों और परिवारों के बीच होती रहती है। एक आम नागरिक की उलझन समझिए यहाँ। बहुत लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्या एक कम भ्रष्ट नेता जो कम से कम हाईवे तो बनवा देता है, एक ऐसे कंप्लीटली क्लीन नेता से बेहतर नहीं है जिसके टेन्योर में एक ईंट भी नहीं रखी गई? मतलब क्या ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है कि कभी-कभी रूल्स बेंड करने वाला स्ट्रॉन्गमैन जल्दी रिजल्ट लेता है और बिल्कुल साफ छवि वाला नेता रेड टेप में ही उलझा रहता है? ये जो थोड़ा खाता है तो क्या काम तो कर रहा है वाला नैरेटिव है ना, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जो वोटर्स के दिमाग में प्लांट किया गया है। आइए इस आर्गुमेंट को एक एनालॉजी से डिसमेंटल करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप एक घर बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर आपसे पैसे पूरे लेता है पर मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करके चीप सीमेंट लगाता है और बचा हुआ पैसा अपनी जेब में डाल लेता है। ठीक है। अब घर जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बाहर से सुंदर भी दिखता है। आप खुश हैं कि चलो जल्दी रिजल्ट तो मिला। लेकिन 5 साल बाद वो घर गिर जाता है और पूरा नुकसान आपका होता है। क्या आप उसे डेवलपमेंट कहेंगे? भ्रष्ट नेता एग्जैक्टली यही करता है। दैट मेक्स सेंस। तो आपका कहना है कि भ्रष्टाचार के साथ जो विकास होता है वो एक्चुअली सस्टेनेबल नहीं होता है। एग्जैक्टली। वो पेपर डेवलपमेंट होता है। जमीन पर अगर रोड बनती भी है तो पहली बारिश में बह जाती है, ब्रिजेस गिर जाते हैं। भ्रष्ट नेता पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन और मनी ट्रेल इंटेग्रिटी के बेसिक रूल्स को तोड़ता है। वो सिस्टम की नींव को खोखला करता है। और क्लीन नेता का क्या? दूसरी तरफ जो क्लीन पर नॉन परफॉर्मिंग नेता है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्रोग्रेस को ब्लॉक करता है। इन दोनों सिचुएशंस को हमें आइदर और में देखने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने बुरे और थोड़े कम बुरे के बीच चुनना नॉर्मल मान लिया है। ये 12 पॉइंट स्कोर कार्ड इन दोनों को ही फिल्टर आउट कर देता है। ये एक मजबूत पॉइंट है। हमें मीडियोक्रिटी को बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब इस स्कोर कार्ड के बाकी पैरामीटर्स में गहराई से उतरते हैं। पॉइंट नंबर 3 है मैनिफेस्टो फीजिबिलिटी, जिसे हमारे सोर्सेज लॉजिक ओवर मैजिक कहते हैं। हर चुनाव से पहले बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जिसे आम भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कहा जाता है। एज अ वोटर मैं कैसे वैल्यूएट करूं कि ये फ्रीबीज जेन्युइन हेल्प है या सिर्फ वोट बैंक का मैजिक ट्रिक? इसे इवैल्यूएट करने का तरीका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब कोई नेता आकर कहता है कि वो सबको मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप या अलाउंस देगा, तो स्कोर कार्ड का रूल कहता है कि उस कैंडिडेट से उसका इकोनॉमिक प्लान पूछा जाए। इकोनॉमिक प्लान? क्या स्टेट के बजट में इतना सरप्लस पैसा है, या फिर ये सब देने के लिए स्टेट पर हजारों करोड़ का नया कर्ज लादा जाएगा? जो कैंडिडेट या पार्टी पब्लिकली अपनी फंडिंग सोर्स बताती है कि हम ये पैसा टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करके लाएंगे या किसी अनप्रोडक्टिव स्कीम को बंद करके लाएंगे, उसे फ्रेमवर्क में हाई स्कोर मिलता है। मैजिक ट्रिक वो है जहां सोर्स ऑफ फंड्स गायब हो। लॉजिक वो है जहां मैथ्स एक्चुअली टैली करे।
ओके, अगला पॉइंट एक्सेसिबिलिटी है। लॉजिकली हर वोटर चाहता है कि नेता उसके इलाके में रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि चुनाव जीतने के बाद अक्सर नेता सीधे स्टेट कैपिटल या दिल्ली में जाकर बस जाते हैं। इस इनविजिबल लीडर सिंड्रोम को स्कोर कार्ड कैसे पेनलाइज करता है? एक इनविजिबल लीडर कंप्लीटली अकाउंटेबल होता है। अगर आपका लोकल एमएलए या एमपी आपातकालीन स्थिति जैसे फ्लड्स या लोकल क्राइसिस के वक्त ग्राउंड पर नहीं है, तो उसका डेजिग्नेशन यूजलेस है। स्कोर कार्ड में एक्सेसिबिलिटी टेस्ट होता है। वो कैसे काम करता है? ये पूछा जाता है कि क्या उनका एक एक्टिव लोकल ऑफिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रन हो रहा है, क्या वो हफ्ते में या महीने में स्पेसिफिक डेज पर आम जनता से मिलने के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आंसर नो है तो वो ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है और उन्हें लो स्कोर मिलना चाहिए। सो बेसिकली अगर एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आ रहा तो उसकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं होगी। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो शायद नए वोटर्स के लिए सबसे रेलेवेंट है, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी। 2026 का दौर चल रहा है। अगर मैं अपने फ़ोन पर एक 200 रुपये के पिज़्ज़ा की डिलीवरी मिनट बाय मिनट ट्रैक कर सकता हूं, तो मैं रोड रिपेयर का 2 करोड़ का बजट क्यों नहीं ट्रैक कर सकता? ये डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड फ्रेमवर्क में कैसे फिट होता है? ये एक ब्रिलियंट कंपैरिजन है और एग्जैक्टली यही टेक सेवी गवर्नेंस का आधार है। स्कोर कार्ड डिमांड करता है कि कैंडिडेट डिजिटल डोमेन में ट्रांसपेरेंट हो। क्या नेता ई-साक्षी पोर्टल, आरटीआई रिस्पॉन्सेज और गवर्नमेंट ग्रीवेंस पोर्टल्स पर डायनामिकली एक्टिव है? ई-साक्षी से काफ़ी चीज़ें ट्रैक हो सकती हैं। बिल्कुल। ई-साक्षी जैसे पोर्टल्स पर डेवलपमेंट फंड्स का डिजिटल फुटप्रिंट होता है। अगर एक ऐसा वक्त जब हर आम इंसान की लाइफ डिजिटल हो चुकी है और कोई नेता अपनी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डालने से घबराता है या डिले करता है, तो ये क्लियर साइन है कि वो स्क्रूटिनी से बचना चाहता है। ट्रांसपेरेंसी से वही डरता है जिसके एक्शंस शैडो में होते हैं। ये सच में एम्पावर करने वाली अप्रोच है। अब एक बहुत टेक्निकल लगने वाले पॉइंट पर आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंडेंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सुनने में थोड़ा कॉर्पोरेट लीगल जार्गन लगता है। इसे एक एवरेज वोटर के लिए कैसे समझ सकते हैं? मैं इसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक नेता का अपना बहुत बड़ा रियल एस्टेट या माइनिंग का बिजनेस है और वही नेता पार्लियामेंट या असेंबली में उन कमिटीज का हिस्सा बन जाता है जो हाउसिंग या माइनिंग के लॉज बनाती हैं। अच्छा, तो वो ऑब्वियसली ऐसे लॉज पास करवाएगा जिससे उसके अपने बिजनेस को डायरेक्टली फायदा हो। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो पब्लिक की पावर का यूज अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कर रहा है। स्कोर कार्ड कहता है कि ऐसे कैंडिडेट्स को थरली स्कैन करना चाहिए कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट और उनके लेजिस्लेटिव पावर आपस में क्रॉस ना करें। ये पॉइंट तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है और सच में बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। और इसके दूसरे हिस्से यानी अटेंडेंस की बात करें तो मैंने तो संसद का रजिस्टर कभी देखा नहीं। मैं कैसे चेक करूं कि मेरा एमपी असेंबली में जा भी रहा है या नहीं? यहाँ पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जैसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस काम आते हैं। वेट, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, क्या ये कोई ऐसी वेबसाइट है जिसे कोई भी आम इंसान अभी अपने फोन पर खोलकर चेक कर सकता है? एब्सोल्युटली। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है। वहां जाकर आप अपने एमपी का नाम टाइप करें, आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा कि उनकी अटेंडेंस कितने परसेंटेज है। और सिर्फ फिजिकली मौजूद होना काफी नहीं है। तो और क्या देखना होता है? उन्होंने संसद में कितने सवाल पूछे, किन मुद्दों पर डिबेट में हिस्सा लिया। अगर आपका नेता वहां जाकर सिर्फ एक साइलेंट एमपी की तरह पिछली बेंच पर बैठा रहता है और आपके इलाके के मुद्दे नहीं उठाता, तो उसने आपकी आवाज वहां तक पहुंचाई ही नहीं। अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन दोनों मेजर होते हैं। मतलब बचपन में स्कूल में अटेंडेंस लगती थी, अब हमें अपने नेताओं की अटेंडेंस चेक करनी होगी। ब्रिलियंट। चलिए अब स्कोर कार्ड के आखिरी कुछ पॉइंट्स पर आते हैं जो पब्लिक परसेप्शन से जुड़े हैं, आईटी सेल हाइजीन और सोशल ऑडिट। आजकल तो व्हाट्सएप खोलते हैं पॉलिटिकल मैसेजेस का फ्लड आ जाता है। स्कोर कार्ड इन फेक नैरेटिव्स को कैसे बाईपास करता है? फेक नैरेटिव्स किसी भी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दुश्मन है। आईटी सेल हाइजीन का पॉइंट चेक करता है कि क्या नेता का ऑफिशियली बैक्ड डिजिटल नेटवर्क रियल पॉलिसी इश्यूज पर बात कर रहा है या सिर्फ सोसाइटी में नफरत, डर और फेक न्यूज फैला रहा है। जो नेता डिवाइड एंड रूल की डिजिटल स्ट्रैटेजी अपनाता है, उसकी नीयत विकास की नहीं होती। और इस प्रोपोगेंडा का सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीडोट है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट मतलब जमीन पर जाकर वेरीफाई करना। बिल्कुल। इसका मतलब है पीआर एजेंसीज की बनाई हुई शाइनी रिपोर्ट्स पर भरोसा करने के बजाय एक्चुअल बेनिफिशियरी से बात करना। अगर स्कीम किसानों के लिए है तो डायरेक्ट किसानों से फीडबैक लीजिए। अगर यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात है तो लोकल यूथ की रियलिटी देखिए।
सोशल मीडिया का बबल तोड़कर ग्राउंड पर असली लोगों की आवाज सुनना ही सोशल ऑडिट है। ऑलराइट, तो हमने पूरे 12 पैरामीटर्स पर डिस्कशन कर लिया है। अब आते हैं रिजल्ट पर। हमने अपने काल्पनिक कैंडिडेट को इस पूरे सिस्टम में हर मैट्रिक पर टेस्ट किया। मान लीजिए सारा डेटा और पॉइंट्स जोड़ने के बाद इस कैंडिडेट का स्कोर आता है 62 आउट ऑफ 100। अब लॉजिकली स्कूल एग्जाम्स में 62 मार्क्स पर फर्स्ट डिवीजन मिलती है, तो क्या इस हाइपोथेटिकल कैंडिडेट को हम इलेक्शन में पास घोषित कर दें? यही सबसे क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट आता है। इस फ्रेमवर्क के अंदर हम एक रूल अप्लाई करते हैं जिसे सोर्सेज आकाश कुमार भोई थ्रेशोल्ड के नाम से रेफर करते हैं। होल्ड ऑन, आकाश कुमार भोई थ्रेशोल्ड, ये अचानक से कोई कॉम्प्लेक्स टर्म आ गया? इसका बैकग्राउंड क्या है और ये थ्रेशोल्ड एग्जैक्ट नंबर क्या सेट करता है? इसे ऐसे समझिए कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और डेटा ड्रिवन इवैल्यूएशन में अकाउंटेबिलिटी का पीक स्टैंडर्ड है, जिसे एक डेटा बैक्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के पर्सोना से डिराइव किया गया है। एक आम सिस्टम शायद 60 या उसके आसपास के स्कोर को एक्सेप्टेबल मान ले, लेकिन देश का भविष्य तय करने वाले पोजीशंस के लिए हम पासिंग मार्क्स पर सेटल नहीं हो सकते। तो थ्रेशोल्ड क्या है? आकाश कुमार भोई थ्रेशोल्ड कहता है कि एक लॉ मेकर के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल स्कोर 70 आउट ऑफ 100 होना ही चाहिए। 80 से 100 एक्सेलेंट है, लेकिन 70 से नीचे कुछ भी आए उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर देना चाहिए। वाओ, अंडर 70 इज अ स्ट्रेट रिजेक्ट। तो उस हिसाब से हमारा 62 मार्क्स वाला कैंडिडेट इस फ्रेमवर्क में बुरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल क्राइसिस खड़ा होता है। मान लीजिए मैं वोटिंग डे पर खड़ा हूँ, मैंने अपने इलाके के सारे कैंडिडेट्स पर ये 12 पॉइंट स्कोर कार्ड लगाया और नतीजा ये निकलता है कि सबसे हाई स्कोर 45 है, कोई 30 ला रहा है, कोई 40, सारे के सारे 50 से नीचे हैं। सोर्सेज इन्हें हाई रिस्क और अवॉइड कैटेगरी कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? क्या मैं घर बैठ जाऊं और वोट ही ना दूं? वोटिंग छोड़ देना कभी भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिस्टम वहां रुकता नहीं है, वो किसी और को चुन लेगा। यहां पर एंटर होता है एक बेहद पावरफुल टूल, नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। अगर इवैल्यूएशन में सारे कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं और विशेषकर जब सब 50 मार्क्स से भी नीचे हैं, तो वहां वोटर को एक एक्टिव प्रोटेस्ट के रूप में नोटा दबाना चाहिए। नोटा का मकसद किसी को जीताना नहीं है, इसका मकसद है सिस्टम को एक कलेक्टिव शॉक देना। लेकिन क्या नोटा से सच में कुछ बदलेगा? कई लोग कहते हैं कि नोटा के वोट काउंट नहीं होते। डायरेक्ट सीट रिजल्ट पर भले ही इमीडिएट असर ना हो, लेकिन जब अचानक से किसी इलाके में हजारों नोटा वोट पड़ते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट हिल जाता है। उन्हें डेटा समझ आता है। हाँ, उन्हें समझ आ जाता है कि इस वोटर बेस को अब पुराने इमोशनल ट्रिक्स से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वोट सिर्फ पसंदीदा नेता को रिवॉर्ड देने का तरीका नहीं है, बल्कि निष्क्रिय और भ्रष्ट नेताओं को ओपनली पनिश करने का हथियार भी है। नोटा आने वाले चुनावों के लिए पार्टीज को मजबूर करता है कि वो ग्राउंड पर साफ छवि के और कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स को टिकट दें। दिस हैज बीन इनक्रेडिबली इंसाइटफुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं बस यही ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल रिमोट कंट्रोल उस वोटर के हाथ में है जो ब्लाइंड फेथ को छोड़कर डेटा और इवैल्यूएशन पर आधारित डिसीजन लेने की हिम्मत करता है। जब तक हम डिमांड सेट नहीं करेंगे तब तक सप्लाई वैसी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन मास लेवल पर नागरिक सीईओ माइंडसेट और इस स्ट्रिक्ट स्कोर कार्ड के आधार पर नेताओं को स्कैन करेंगे तो झूठे वादे फेड आउट हो जाएंगे और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पॉलिटिक्स से नेचुरली एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। एक मैच्योर डेमोक्रेसी वही होती है जहां अकाउंटेबिलिटी चुनाव के बाद नहीं बल्कि चुनाव के वक्त शुरू होती है। वोटर का काम सिर्फ टैग्स देना और कंप्लेन करना नहीं है, उसका काम है इवैल्यूएशन करना। और मैं इस पूरे डीपली एनालिटिकल डीप डाइव को एक आखिरी बेहद पावरफुल और अथॉरिटेटिव सोच के साथ कंक्लूड करना चाहूंगी। हमेशा याद रखिए, जिस उंगली पर स्याही लगती है वही उंगली भारत का भविष्य धारण करती है। वोट इमोशन से नहीं, रिगरस इवैल्यूएशन से कीजिए। एकदम सॉलिड कंक्लूजन। ये पूरी कॉन्वर्सेशन हम सबके लिए एक रियलिटी चेक है। शो को रैप अप करने से पहले एक थॉट है जो सोर्सेस पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया। ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। अगर हम एक नया स्मार्टफोन या एक छोटा सा वॉशिंग मशीन लेने से पहले हफ्तों तक ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ते हैं, फीचर्स कंपेयर करते हैं, कस्टमर सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो जरा सोचिए, क्या हमने इस देश के रिसोर्सेज और हमारा आने वाला कल मैनेज करने वाले नेता को चुनने से पहले उसकी आधी रिसर्च भी की है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आईने में देखकर खुद से पूछना चाहिए। सोचिएगा जरूर। यही था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण। कीप इवैल्यूएटिंग, कीप क्वेश्चनिंग।